बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन में इजाफा हो रहा है। आज मज़ीद 642 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद अब तक मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 11,155 है। 13 अमवात भी आज के रोज़ रिपोर्ट हुई हैं। इस तरह से मरने वालों की तादाद 237 हो गई है। वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 रोज़ की तौसी का फैसला किया है और फिर सूबों पर यह मामला छोड़ दिया है कि जनाब सूरत हाल देखते हुए हर सूबा अपने हवाले से फैसला ले सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक जानिब स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब बढ़ने का कह रहे हैं, जिसके बाद लॉकडाउन की सूरत हाल में बतदरीज हम कमी होती देख रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर रश भी बढ़ गया है। जो SOPs हैं, जो हिफाजती इक़दामात हैं, अवाम उसे फॉलो नहीं कर रही है। आलमी इदारा सेहत भी हमें खबरदार कर रहा है कि अगर मौसर इक़दामात ना किए गए इस वबा से लड़ने के लिए, तो खुदा न खास्ता जुलाई के वस्त तक मुतासरीन की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर सकती है। डॉक्टर्स भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं। कराची के डॉक्टर्स हों, लाहौर के डॉक्टर्स हों या ख़वातीन डॉक्टर्स, वो भी कह रहे हैं कि इस वबा को कंट्रोल करना है। स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं बढ़े। वो कह रहे हैं कि हमें इस वक्त सख्त लॉकडाउन करना है। तहम मुल्क भर की ताजिर बरादरी भी बेताब है अपने कारोबार को खोलने के लिए। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे, लेकिन साबिक सदर पैमा पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के प्रोफेसर सुहेल अख्तर, जो कि हेड ऑफ क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट इंडस अस्पताल के हैं, कराची से उन्हें हमें ज्वाइन किया है, उनकी जानिब भी आएंगे। हबीब साहब, आप स्मार्ट लॉकडाउन की बात डे 1 से कर रहे हैं। हमारे वजीर आज़म कहते हैं कि हमें बैलेंस करना है। इस सारी सूरत हाल में आगे चलकर अब आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए, एक तो ये है कि ये मेरा आइडिया नहीं था, ये राशिद लंगड़ियाल साहब का और एक फ्रेंच बाद में पता चला मैथमेटिशियन का भी आइडिया था। उन्होंने बैक वक्त ये आइडियाज़ पेश किए और हुकूमत का ये ख्याल है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। और यस, इस हद तक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मैं भी समझता हूँ कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के समाजी और माशी हालात ऐसे नहीं है कि जिसमें आप कंप्लीट लॉकडाउन या उस तरह का लॉकडाउन जैसे इटली में रोम में हुआ उस तरह का आप लॉकडाउन, या चीन के सूबे वुहान में हुआ वहाँ उस तरह का लॉकडाउन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब, अब तक मैंने स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में बातें सुनी हैं। मेरा अब तक ये मुझे पता है कि बैक एंड पे बहुत सारा काम चल रहा है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर फैसल जो प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन है, वो तमाम सूबों से राब्ते में है। सूबों के अंदर कुछ टेस्टिंग का, जो कि इसका पूल टेस्टिंग इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पूल टेस्टिंग मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, शायद आप जानते हो कि KP ने सबसे पहले इसमें आप लीड ली। और KP के तैमूर झगड़ा साहब के मैं ट्वीट्स देख रहा था, उनके वजीर सेहत के, कि उन्होंने बताया कि 27 पूल टेस्टिंग की और तकरीबन 100 लोगों की, और वो सारे 100% रिजल्ट उसका करेक्ट आया। बाद में इंडिविजुअली करके देखी। पूल टेस्टिंग का मतलब यह है कि कुछ लोगों के सैंपल्स मिला के टेस्ट किया जाए। तो लिहाजा पूल टेस्टिंग स्मार्ट लॉकडाउन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो अभी तक बड़े लेवल पे हमें नजर नहीं आ रहा। तजर्बाती सतह पर अब कामयाब हो गया तो उसको पूरे मुल्क में नाफिज करें। दूसरी बात है कि इसके साथ जोनिंग होना थी। जोनिंग की कोई खबर अब तक आपने भी नहीं सुनी और मैंने भी नहीं सुनी। मैंने इधर उधर पता किया, अभी तक ये सारी बातें हैं, हवाई बातें हैं, अभी तक प्रैक्टिकली नहीं हुआ। ये जिस लॉकडाउन को आपने स्मार्ट कहा है या जिस लॉकडाउन को हुकूमत स्मार्ट कहने की कोशिश कर रही है, दरअसल ये स्मार्ट लॉकडाउन नहीं है। आप इसको कहते हैं टुल्ला लॉकडाउन, कि जहां पे आपने इत्तफाक से टेस्ट कर लिए, आपका टुल्ला लग गया, वहां पे आपने कहा जी इस इलाके को लॉकडाउन कर दो। ऐसा नहीं है। इसके पीछे पूरा साइंटिफिक मेथड होना चाहिए कि जोन A में अगर ये रेड है तो क्यों रेड है, अगर जाहिर है रेड का मतलब ये है कि यहाँ पे ज्यादा केसेस हैं। अगर ये ऑरेंज है तो क्यों ऑरेंज है, कितने केसेस पे ऑरेंज होगा, कितने केसेस पे ये ग्रीन होगा, कहाँ पे लोगों को निकाल के लेके जाएंगे। लिहाजा स्मार्ट लॉकडाउन की बातें ही बातें हैं। जैसे हमारी PTI बहुत ज्यादा बातें करती है, इस तरह फिलहाल स्मार्ट लॉकडाउन भी बातों में ही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि फिलहाल स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो बातों में ही है। साथ हबीब साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। हुकूमत ने जैसे एक बात कर दी ना स्मार्ट लॉकडाउन की, वो अवाम जो घरों में बैठी हुई थी, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही थी, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि जनाब अब स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो गया है, अब हम फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं। आप भी रोजाना ऑफिस आते हैं, देखते होंगे सड़कों पर किस तरह से रश जो है गुज़िश्ता हफ्ते में और बढ़ चुका है।
इम्प्लीमेंट होना कितना ज़रूरी है, और जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे एटलीस्ट तब तक आप आवाम को स्मार्ट लॉकडाउन की हवा ना लगने दें? सबसे पहली बात ये कि मैं रोज़ दफ्तर नहीं आता, मैं लॉकडाउन की प्रोटोकॉल्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ और सिर्फ टेलीविज़न शो के लिए। देखिए, दो तीन बातें। मुझे पहली बात तो है कि खुशी हुई कि हबीब साहब ने हुकूमत की वापस तनकीद करना शुरू की। चलें ऐसे पॉइंट पे की जिसके ये खुद भी हामी है स्मार्ट लॉकडाउन के, लेकिन तनकीद फिर भी कुछ शुरू हुई है, ये हमारी डेमोक्रेटिक डिबेट के लिए अच्छा है। देखिए, दो तीन बातें समझनी थोड़ी सी ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात ये कि क्या इस कुर्रा अर्ज पे कोई हुकूमत बतौर हुकूमत कोरोना को कंट्रोल कर सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, कोई हुकूमत नहीं कर सकती। हमने तरक्की याफ्ता तरीन हुकूमतों को देखा कि वो अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मीडिया टॉक के अंदर बताया कि 2.2 ट्रिलियन का पहले अमेरिका ने पैकेज दिया था, 2 ट्रिलियन का मजीद वो पैकेज देने के लिए जा रहे हैं। 4.2 ट्रिलियन डॉलर के पैकेज के बाद भी अमेरिका में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ, जो इस बात की दलील है कि हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। सिर्फ हुकूमत के इक़दामात इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। यूरोप सारे के अंदर पता चला कि हुकूमत के इक़दामात सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दूसरी क्या चीज़ है जिसके के थ्रू ये चीज़ कंट्रोल होगी? ऑफ कोर्स एक साइंटिफिक पार्ट है कि डॉक्टर्स, हबीब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, जोनिंग, पूल टेस्टिंग जिसको चाइनीज़ बार बार कहते थे कि टेस्टिंग जो है ये इसका दुरुस्त तरीका है। लेकिन ये तमाम चीज़ें गैर मौसर हैं जब तक आप और मैं घर पे रहने की आदत नहीं डालेंगे। तो कोरोना सारी दुनिया के अंदर हुकूमतें कंट्रोल नहीं कर रही, या अवाम की किसी कोऑपरेशन के साथ कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा, जिस तरह के सारी दुनिया के अंदर हमने देखा। बिल्कुल। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए हबीब साहब ने बड़ा अच्छा किया, हुकूमत पे तनकीद की, लेकिन कुछ अपने दोस्तों का हाल भी बयान कर दें कि आने वाले दिनों में, मैं अभी बताता हूं कि आने वाले दिनों में हबीब साहब अगले महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोरोना की स्प्रेड की जो पॉसिबिलिटीज डिस्कस हो रही है वो सबसे ज्यादा कहां से होगी? कहां से सबसे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी कहां से है? वो सबसे ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी हमारे उन एसओपीज को वायलेट करने से है जो मसाजिद के अंदर हमारी डील्स के जो मसाजिद की डील्स के अंदर सामने आए। आपने अगर ये डॉक्टर्स के बयानात सुने हो तो बहुत से डॉक्टर्स ने ओवरऑल स्मार्ट लॉकडाउन की तनकीद की, लेकिन सबसे ज्यादा तनकीद जो उन्होंने की वो उन एसओपीज का या उन रद्द अमल का था जो हमारे आने वाले दिनों के अंदर आज की शाम से रमजान से मसाजिद के अंदर शुरू होने वाले हैं। तो ये बात हुकूमत के बस की बात नहीं है। इमरान खान साहब कोई जादू की छड़ी चला के नहीं इसको ठीक कर सकते। तमाम दुनिया में जब तक अवाम साथ नहीं खड़ी होगी और हमारे इस आने वाले महीने में जब तक रमजान में अवाम साथ नहीं खड़ी होगी तो ये स्प्रेड होनी है। डॉक्टर्स दुरुस्त कह रहे हैं। हुकूमत अपने तक कोशिश करी, लेकिन अवाम के ताउन की भी बहुत ज़रूरत है। वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि डंडे के जोर पर अवाम को घरों पर हम नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब आपके जानिब आएंगे। डॉक्टर हजरात जिन खतरात का इजहार कर रहे हैं वो खतरात बचा, ज़ाहिर है लॉकडाउन में नरमी होगी तो खतरा भी बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ हम अवाम के ताउन की भी बात करें कि ऐसे मौके पर अवाम के ताउन की बहुत ज़रूरत है। फिर आप लोग क्यों इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि जनाब हमें मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ही बढ़ना है, जैसा कि वज़ीर आज़म भी कहते हैं हमें भूख और बीमारी दोनों से लड़ना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। और डॉक्टर साहब ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि आपका मुकम्मल लॉकडाउन का मतलब कर्फ्यू है या कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुकम्मल और पार्शल के तरफ की बहसों में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता। इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का मतलब ये है कि जो आपके रिक्वायर्ड टारगेट्स हैं वो आप अचीव कर सकें, साइमल्टेनियसली प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ टू द कॉमन मैन विदाउट जेपरडाइजिंग देयर सेफ्टी एंड देयर हेल्थ। तो इसमें मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आती कि 26 फरवरी को पाकिस्तान में पहला केस हुआ था और उससे कई महीने पहले से वर्ल्ड फिगर्स सब सामने थी। हमारी गवर्नमेंट्स के पास, हमारे टेक्नोक्रेट्स के पास एम्पल टाइम था प्लानिंग का और इस चीज़ का कि भूख से कैसे बचाना है अगर लॉकडाउन की तरफ गए, क्योंकि उस फरवरी के एंड तक दुनिया के दूसरे ममालिक में लॉकडाउन की कम अज़ कम पिक्चर नज़र आ गई थी। वर वी थिंकिंग दैट आवर सिचुएशन विल नॉट बी एज ग्रेव। इफ़ वी वर थिंकिंग, आई थिंक वी हैड मेड अ ग्रेट मिस्टेक। जहाँ तक इसकी बात है कि आवाम साथ दें, मैं इसके टोटली हामी हूँ, मैं इसके टोटल हामी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट कितने डंडे चलाएगी, कितनी कर्फ्यू लगाएगी, आवाम को समझना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैनेजमेंट मेरा शोबा नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर सिग्नल को कोई वायलेट कर रहा है
تو جو چیز امپلیمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ سلیٹ ہوتی ہے, پولیس مین دوسرا جو ہے وہ اس کو بتاتا ہے, گرفتار کرتا ہے, جو بھی ہے کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, جہاں عوام بے قابو ہو رہی ہو, یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, اس حوالے سے آپ بتائیے کہ جو اگر ہم ملک کو, شہروں کو, فرض کیا کراچی کو ہم زون بنا لیں, کراچی کے ہر یونین کاؤنسل کو ایک زون قرار دے دیں, اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سرکلز ہوں, وہاں پہ ہم رینڈم ٹیسٹنگ کریں, جیسے کہ اس آئیڈیا کے مطابق ہر 16واں گھر یا ہر 17واں یا 20واں گھر اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا. اگر ہم یہ پول ٹیسٹنگ اور پھر دیکھیں کہ اگر یہاں پہ انسیڈنس ہے تو اس کو کنٹرول کر لیں, اس کو لاک ڈاؤن کر لیں, تو آپ کے خیال میں یہ طریقہ کامیاب رہے گا؟ دیکھیے میں ایپیڈیمیولوجسٹ نہیں ہوں, میں ایک کلینکل ڈاکٹر ہوں, مریض دیکھتا ہوں, ان کا علاج کرتا ہوں, پریونشن کی ان کو ترکیب بتاتا ہوں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں فارمولا ممکن ہے یہ اپلیکیبل ہو, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ڈاکٹرز کی تشویش اس وجہ سے تھی کہ اس وقت جب وہ ٹائم آ چکا ہے جب دوسرے ممالک میں تقریباً اتنے ہی ہفتوں کے بعد ایک پیک کی طرف گئی تھی یعنی تمام ممالک, پاکستان از نو ایکسیپشن. اس وقت رائٹ دیر یعنی 16 سے لے کے 21 اپریل تک کے ایکسپونینشل رائز میں 40% جو رائز ہوا تھا, اس وقت ہماری حکومت نے اور دوسرے فیکشنز نے یہ اپیل کرنی شروع کی تھی کہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, رمضان آ رہے ہیں, ہماری دکانیں بہت عرصے سے بند ہیں, پلیز کھولیں. اور حکومت probably was bowing down to their pressure اور probably not sure what to do. تو ان کی ریلیکسیشن کو دیکھ کے ہمیں بہت تشویش ہوئی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے, ایک سائنٹیفک جیسے آپ ڈیٹا بتا رہے ہیں, ڈیٹا کی طرف جیسے آپ نے بات کی, اگر میرے پاس جو اویلیبل ڈیٹا ہے کچھ دیر پہلے تک کا 1,31,365 ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں, 11,155 لوگ جو ہیں اس وقت تک ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8.49% ٹو بی ایگزیکٹ. اگر میں اس کو پچھلے 9 دن میں لے جاؤں تو پچھلے 9 دن میں اگر میں دیکھوں تو 55,463 ٹیسٹ ہوئے ہیں, 5,170 لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں, نکلے ہیں پازیٹیو نکلے, کرونا پازیٹیو, اور 9.3% اس کا انسیڈنس بنتا ہے کرونا کا. تو مجموعی طور پر ہم 10% سے نیچے ہیں, 8 اور 9 کے درمیان ہیں. آپ کے خیال میں اب تک ہمیں ہماری ٹیسٹنگ تو یہ بتا رہی ہے, تو کیا ہمیں اتنی ہی پریشانی کی ضرورت ہے جتنی آج سے کچھ عرصہ پہلے تھی؟ دیکھیے اگین میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے رینڈملی مختلف مواقع پہ جو ٹیسٹنگ ہوتے ہوئے دیکھی ہے اس کا پیٹرن بہت مختلف مجھے نظر آیا. میں نے اتنا کینلی فالو نہیں کیا اسے, لیکن مثال کے طور پہ آپ کو ایک بہت بڑا کلسٹرز ملا, فار ایگزامپل تافتان سے آئے ہوئے مطلب بہت بڑا کانگریگیشنز تھے, ان کے اگر آپ پول ٹیسٹنگ کریں گے مثال کے طور پہ, ان میں کلسٹرز میں کریں گے تو آپ کو شاید پازیٹیو ریٹ بہت ملیں گے. اگر ہمارے ہاسپٹلز میں جو قطار لگا کے سسپیشن کے شکل میں آ رہے ہیں, اگر ہمارے پاس انڈس کی میں مثال دے سکتا ہوں 800 ہزار لوگ روزانہ صبح سے شام تک آتے تھے, اگر ہمارے پاس اتنی کٹس ہوتی کہ ہم سب کا ٹیسٹ کر لیتے تو شاید ریئل پکچر سامنے آتی. لیکن ہمارے پاس کٹس بہت کم تھیں اور ہم تھوڑے سے ٹیسٹ کر پاتے تھے, تو ہم صرف اپنے سسپیشن کی بیس پر کرتے تھے اور کچھ ہمارے کرائٹیریا لیٹ ڈاؤن تھے, فار ایگزامپل دوز وتھ چیسٹ سمپٹمز اینڈ سو آن. تو میرا خیال ہے یہ جو پرسنٹیج آپ بتا رہے ہیں اس کو, یہ پول پرسنٹیج ہے. نہیں یہ پول تو ابھی شروع ہوا ہے, پول ابھی کے پی میں اونلی 100 پیپل شروع سے لے کے. جی ڈاکٹر صاحب سوری میں انڈیویجول ٹیسٹنگ میں یہ جو بتا رہے ہیں قطع کلامی کی معذرت. ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں رباب حبیب صاحب کے پرسپیکٹو سے بھی اور ڈاکٹر صاحب کو سوال پوچھتے ہوئے, یہ ٹیسٹ ہمیں یہ جو حبیب صاحب جو 10% والا نمبر بھی ہے یہ وہ ہے جن میں سسپیشن تھا کہ شاید کرونا ہو یا یہ ان کانٹیکٹ وتھ کرونا آئے ہوں, یا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ چیسٹ انفیکشن ہے, اور ان سسپیشن میں سے بھی 10% کا, یہ ایسے نہیں کہ پاپولیشن میں جو ٹیسٹ ہوا اس کا 10% نہیں, یہ سسپیشس کے اندر سے 10% کا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح بالکل درست فرمایا کہ یہ نمبرز کیونکہ مختلف جگہوں پہ ویری کر رہے ہیں, لیکن آپ نے شاید یہ بات آپ نے جس طرح کہا اتنے تفصیل میں نہیں دیکھی ہو, تو بھی ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں, آپ کو اس بات کا ادراک ہے, ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہیں, میڈیکل ریسورسز بھی, سائنٹیفک ریسورسز بھی, اکنامک ریسورسز بھی. ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو کہ آئیڈیلی کرنی چاہیے کہ پاپولیشن ساری کو ٹیسٹ کر دیا جائے, یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ ہونا چاہیے, اور پھر اکارڈنگلی ریسورسز ایلوکیٹ ہوں. کم از کم اس بات میں کوئی تعامل نہیں ہے کہ ایکچوئل جتنے رپورٹڈ کیسز ہو رہے ہیں اس سے موسٹ پروبیبلی بہت زیادہ
جی 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 اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، کیسز کو زیادہ تر سسپیشس کو کر رہے ہیں. جی جی، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں جو رپورٹڈ کیسز ہیں ان سے ایکچول نمبر نان سمپٹومیٹک کیسز کا زیادہ ہے. سر آپ سے سوال یہ ہے کہ بطور ڈاکٹر، بطور آرگنائزیشن، بطور پروفیشنل جن کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس وقت آپ کا، اگر آپ سے حکومت پوچھے کہ ہمارے سمارٹ لاک ڈاؤنز میں ڈاکٹرز کے پرسپیکٹیو میں کیا چیز تبدیل ہونی چاہیے یا کیا چیز ضرور ہونی چاہیے جو بھی نہیں، تو وہ کیا ہے؟ واٹ از دی پروفیشنل ایڈوائز جو آپ کرفیو سے شارٹ آف اے کرفیو پروفیشنلی آپ حکومت کو دینا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کی آواز سن رہے ہوں اس وقت؟ دیکھیے یہ سوچئے کہ اگر دو فیکٹرز ہیں، ایک آرڈرنگ انسٹیٹیوشن اور ایک لسنرز یعنی عوام. اگر عوام سمجھ جائیں کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے، عوام بالکل میرا خیال ہے بائی اینڈ لارج انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے اور انہوں نے اس کو سیریسلی لیا بھی نہیں ہے. دوسرا جو ہے، اگر یہ سمجھ دوسری بات یہ، اگر 100% سمجھ جائیں یا میجورٹی سمجھ جائیں تو ان کی ضروریات زندگی ہیں، ان کو کھانا کھانا ہے، ان کو باہر نکلنا ہے اپنے ضروریات کے لیے وغیرہ وغیرہ، اگر وہ ایک عام آدمی کو پرووائڈ ہو جائیں تو وہ کیوں نکلے؟ یہ اس صورت میں ہے جب وہ پورا سمجھ جائے. میرا خیال ہے کوئی اسمارٹ میکینزم آف گوئنگ ٹو دا نیڈی ان دا ہول پاپولیشن کوئی مجھے نظر نہیں آیا. اچھا جی، وجہ سے لوگ نکلے. ڈاکٹر صاحب یہ اکنامک سائڈ پہ ہو گیا، میڈیکل سائڈ پہ آپ کی ایڈوائز کیا ہے؟ حکومت کو سمارٹ لاک ڈاؤن میں ڈاکٹرز کی میڈیکل سائڈ پہ ایڈوائز کیا ہے؟ ریسورسز تو اچھی بات ہے کہ اگر حکومت کے پاس ہوں تو ان کو لوگوں کو گھروں میں پہنچا دیں، یہ تو اکنامک سائڈ ہو گئی. جو میڈیکل سائڈ ہے اس کی، از دیر سم تھنگ جو کہ سمارٹ لاک ڈاؤن میں نہیں ہو رہا؟ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر اکانومک سائڈ اس کی آدمی کی نہیں دیکھیں گے، عام آدمی کی، تو وہ ظاہر ہے باہر نکلے گا افیکٹ ہوگا اور ہسپتال میں آئے گا. تو اٹ از آل انٹر کنیکٹڈ. تو ہمیں جو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی آپ مکمل کیجئے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں تو صرف یہ چاہیے، بہت بنیادی بات، ہم تو سیدھے سادھے سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلز تقریباً سیچوریٹ ہو چکے ہیں. میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، مجھے دوسرے شہروں کا ایگزیکٹ علم نہیں ہے، لیکن دے آر پروبیبلی ان دا سیم بوٹ ایز وی آر. اور ہمارے پاس گراف، اب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، گراف کے اس جگہ پہ کھڑے ہیں جو یوں جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن اٹ از وائز ٹو یو نو ازیوم دا ڈینجر از دیئر. اور ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، ہاسپٹلز فل ہو گئے ہیں، اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے مطلب ایفیکٹولی اس کی تعداد اتنی نہیں بڑھائی ہاسپٹلز کی یا وینٹیلیٹرز کی یا جس چیزوں کی بھی. اگر بڑھائی بھی ہوتی تو ہم کوپ کرنے کے قابل نہ ہوتے. ہم یہاں پر کھڑے ہیں اور لوگ نکلنے کو تیار ہیں، گورنمنٹ ریلیکس کرنے کو تیار ہے. ہم صرف اس پوائنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ریلیکس. ٹھیک ہے، دس از دا ٹائم ٹو فاسٹن یور سیٹ بیلٹ ایون ٹائٹر. گیو اٹ 2 to 3 weeks. یقیناً وہ پیریڈ بہت ٹائٹ ہوگا عام آدمی کے لیے، لیکن گورنمنٹ کا، عوام کا، فلنتھراپسٹ کا، این جی اوز کا، فلاحی تنظیموں کا یہ فرض ہے کہ دے شوڈ لک آفٹر دا نیڈی، اینڈ جو ان کے نکلنے کی مجبوریاں ہیں ان کو پورا ختم کر دیا جائے. سب سے بڑی مجبوری پیٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی مجبوری پیٹ ہوتی ہے. بالکل. ایک بتائیے کہ کیا منیمم ایس او پیز ہے؟ جیسے سندھ گورنمنٹ بات کر رہی ہے کہ منیمم ایس او پیز کے ساتھ ہم کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں. مثلا میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب مجھے اس انفارمیشن کی ویراسٹی، اس کے درست ہونے کا بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک چیز چل رہی ہے کہ اگر ہم سب لوگ ماسک پہن لیں اور وہ بندہ بھی ماسک پہن لے، خدا نخواستہ جس کو کرونا ہے، اور باقی بھی ماسک پہن لیں، تو ہم اگر تمام لوگ ماسک پہن کے اپنے کام کریں تو ہم کرونا کا انسیڈنس بہت حد تک روک سکتے ہیں. لیس دین 1% سوشل میڈیا کہتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویئرنگ اے ماسک فار ایوری بڈی ان دا پاپولیشن ہو گو آؤٹ، اٹ از مینڈیٹری. ہر شخص کو پاکستان میں جس میں کرونا پھیل گیا ہے، ماسک کم از کم ایک سمپل سا ماسک ناک پہ منہ پہ لگا کر باہر نکلنا چاہیے، ایون انڈورز بھی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماسک آپ کو اس چیز سے پروٹیکشن دے گا جو آپ کلوز رینج میں کسی بندے سے ہیں اور آپ کو لگ سکے. آج سے 2 مہینے پہلے جو ماسک کی یا سوشل ڈسٹینسنگ کی ویلیو تھی
वो इस वजह से थी कि सिर्फ सिम्टोमेटिक केसेस या वो जो बाहर से लोग आ रहे थे वो वायरस फैलाने का बाइस बन रहे थे। नाउ इट्स अ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मुझे नहीं मालूम कि ये साहब मेरे सामने जो बैठे हुए हैं ये इनको वायरस कैरी करे, बताए बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि मेरे अंदर वायरस है या नहीं। द ओनली वे इज एवरीबडी वियरिंग अ मास्क, नंबर 1। नंबर 2, डोंट फॉरगेट एक बात और बताइए, हैंड वॉशिंग। जी एक बात और बताइए, हैंड वॉशिंग यस। एक बताइए कि अगर एक दुकान पे मैं जाता हूं कराची में, रीगल पे मैं कुछ सामान खरीदने चला जाता हूं और मैंने खुद भी दस्ताने पहन रखे हैं, पूरे आस्तीन की कमीज पहन रखी है, मास्क मैंने लगा रखा है और दुकानदार ने भी यही अरेंजमेंट किया हुआ है, तो क्या फिर हम दोनों बिजनेस कर सकते हैं? देखिए आइडियल सिनारियो तो आपने जो पेश किया वही है जी। और कर सकते हैं प्रोवाइडेड के आपका अगर ग्लव्स वाला हाथ भी कहीं लगा है ना तो आपके ग्लव्स के ऊपर तो वायरस आ गया ना, मतलब फॉर एग्जांपल आ सकता है, तो उसको आपको या तो धोना होगा या चेंज करना होगा। सिचुएशन इज नॉट दैट इजी। दूसरी बात ये कि आइडियल आपके ख्याल में कितना अचीव हो सका है पाकिस्तान में किसी भी चीज़ में तो जो कौम डिसिप्लिन होने को तैयार नहीं है उसके लिए थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब इतना भी हमने बुरा नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है अपने तमाम रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान की कौम ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, हमारे लोगों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। गवर्नमेंट हैज नॉट डन एनीथिंग। आई थिंक गवर्नमेंट ने कुछ बहुत अच्छा किया है। यकीन कीजिए कि हमें गवर्नमेंट गरीब आदमी ने, हुकूमत ने तो जो किया है सो किया डॉक्टर साहब, गरीब आदमी ने जितना इसमें सहा है। बिल्कुल barring ulama, we have done a lot that was not expected from our country, but a lot more is needed. That's what we appreciate. ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सोहेल अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। अभी सब हम ब्रेक के जाने पड़ना है। अहम बात यह है कि अगर मास्क पहना हो, दस्ताने पहने हो तो बिजनेस हो सकता है। दोनों साइड से हम बात की है डॉक्टर साहब ने। ठीक है, बहरहाल ये वायरस तेजी से फैल रहा है। डॉक्टर जफर मिर्जा भी कहते हैं कि 79% अब ये मकामी तौर पर फैल रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स भी इस खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर ये नंबर बढ़ गया तो उन्हें अस्पतालों में हम ट्रीट करने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हबीब साहब, रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया है, कल से पहला रोज़ा होगा। ऐसे में रमज़ान के हवाले से हमारे उलमा जो हैं और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक मुआहिदा भी तय पा गया, SOP सामने आए। आपको क्या लगता है ये जो मुआहिदा तय पाया इस पर एज इट इज़ अमल हो सकता है? वो आवाम जिन्हें हमने सख्त लॉकडाउन के दिनों में डंडे के जोर पर घरों में रखा, अब जब इसमें नरमी आएगी तो सूरत हाल अच्छा देखिए, एक तो ये बात आप समझिए कि जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मुआहिदा, ये गालिबन आपने उलमा से मुतासिर होकर किया है। अच्छा। क्योंकि उलमा भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी यही कह रहे हैं, मौलाना तकी उस्मानी साहब भी यही फरमा रहे हैं। एक तो यह है कि रियासत के साथ किसी फरीक का कोई मुआहिदा नहीं होता। सही हो गया। रियासत का या तो हुक्म होता है या रियासत की दी गई रियायत होती है या आपका कानूनी इस्तेहकाक होता है। सही। हम एक डेमोक्रेटिक दस्तूरी रियासत है, तो लिहाजा इसमें अगर चाहे कोई आलिम हो वो कितना ही जय्यद क्यों ना हो, वो उसकी रेटिंग, क्योंकि उलमा में रेटिंग भी बड़ी मैटर करती है, तो उसकी रेटिंग ही कितनी क्यों ना हो, तो उसको ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो हुकूमत के साथ किए गई बात को कहे कि ये मुआहिदा है। ये कोई मुआहिदा नहीं है, हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस हैं, हुकूमत की दी गई रियायतें हैं और हुकूमत का इस्तेहकाक है जब चाहे उस मुआहिदे को फाड़ के वापस उन्हीं उलमा के हाथ में दे दे। एक तो ये बात मैं एक मुसलमान के तौर पे ये बात पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ और पाकिस्तान के और पाकिस्तान के कानून के तालिब इल्म के तौर पे और उलूम इस्लामिया के एक अदना तालिब इल्म के तौर पे ये बात मैं पूरी वजाहत के साथ करना चाहता हूँ। अच्छा। एक दूसरी बात यह है कि ये जो SOPs हैं, ये SOPs अगर आप ये समझते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएं और आपको ये यकीन है कि हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो पुलिस और इस तरह के दीगर डिपार्टमेंट्स हैं वो ये काम करवा सकते हैं, तो माफ़ कीजिएगा कि आप पाकिस्तान की तारीख से भी आगाह नहीं हैं और पाकिस्तान की अमली ज़मीन पे जो सूरत है उससे भी आगाह नहीं। सही हो गया। आज मुझे एक बहुत ही मोतबर साहब बता रहे थे कि वो गए एक जगह और उनका ख्याल ये था कि इस मस्जिद में नमाज होगी तो उस अंदाज में होगी, लाहौर में, और लाहौर के मरकज की एक मस्जिद की बात कर रहा हूँ कि वहां पे नमाज होगी। चलिए, जैसे मुफ्तियान हजरात कह रहे हैं कि 3 फुट कंधे से कंधे का फासला होगा और 6 फुट
फासला सफ़ों के दरमियान होगा, वो साहब अपना जाए नमाज लेके गए और वहाँ पे खव्वे से खवा छिल रहा था। तो आप ये बताइए कि ये इन लोगों में से अगर किसी एक शख्स को कोरोना था और वो दूसरे को कोरोना लगा गया, तो इसकी जो दय्यत है वो कौन बताएगा, कौन देगा? बिल्कुल ऐसे, मतलब ये उलमाए कराम देंगे? ये उलमाए कराम ने आखिर मुझे ये समझने का, मेरा एक मुसलमान के तौर पे मेरा इस्तेहकाक है कि मैं अपने उलमा से, खा उनका वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज फरमाए, उनका साया हमारे सर पे कायम रखे, खा वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों, अल्लाह ताला उनका भी साया हमारे सर पर रखे और उनकी उम्र दराज करे। मैं उनसे पूछूं कि उनका इस्तदलाल क्या है। जब जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उलूम इस्लामिया का तालिब इल्म हूँ, मैंने कभी अपने प्रोग्राम में अपनी ये वाला मैंने कभी पोर्शन नहीं देखा, लेकिन चूंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात है, जब जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को हुक्म दिया कि तुम अपनी नमाज अपने रहने की जगह पे अदा करना, तो ये कौन लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं? ठीक है, बात ये है कि उलमा को समझना है कि उलमा हम आपके कदरदान हैं, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने अहद को समझिए। अगर आपने अपने अहद को ना समझा तो ऐसा ना हो कि हम आपकी पैरवी से पीछे हटने पे मजबूर हो। सही। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं साथ कि अगर इन SOPs पर अमल ना हुआ तो फिर हम इस फैसले से पीछे भी हट सकते हैं। एक ये मामला, फिर दूसरा मामला हमारी ताजिर बरादरी का है। वो तो ऐलान कर चुके हैं कि जनाब इस बार लॉकडाउन नहीं बल्कि यकम रमज़ान से हम कारोबार खोल देंगे। CM से उनके मामला भी तय पाए, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वो ऑनलाइन कारोबार कर सकते हैं। ताजिर बरादरी इतनी बेताब क्यों है जब हम देख रहे हैं कि एक लॉकडाउन की सिचुएशन है, हम स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब बढ़े, एहतियात ज़रूरी है, तो फिर यहाँ पर भी एहतियात करनी चाहिए। अब तो तहफ़्फ़ुज़ात उनके दूर होने चाहिए। देखिए, ताजिर बरादरी का जो इशू है वो इफेक्टिवली इकोनॉमिक इशू है और वो वन साइडेड इशू नहीं है। ताजिर बरादरी का अपना इशू अपनी दुकानें खोल के अपना रोज़गार कमाने का है, और जो लोग उस ताजिर बरादरी के पास अशिया लेने के लिए आ रहे हैं उनका भी वही इशू है कि उनको रोज़मर्रा की अशिया चाहिए या दीगर चीज़ें चाहिए। ये एक इकोनॉमिक इशू है। दुकानों के अंदर जो रश है उसको मैनेज करने के बहुत से तरीके हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। लेकिन जो हबीब साहब ने बात की, मैं सबसे पहले तो हबीब साहब की बात को सराहते हुए जितनी इन्होंने प्रॉपर तरीके से इस पे बात की और जितनी दलाइल दिए, मैं बतौर बहुत ही अदना तालिब इल्म मैं एक दो और चीज़ों की भी निशानदही करना चाहता हूँ कि हबीब साहब कुरान मजीद में भी जो जब कहा गया कि एक शख्स की ज़िंदगी बचा लेना तमाम इंसानियत की ज़िंदगी बचा लेना है के मुतरादिफ है, और एक शख्स को मारना, बेगुनाह मारना, तमाम इंसानियत को मारना है। तो जो लोग इस कोरोना की वबा की वजह से और ये हम किसी क़याफ़े के ऊपर हम ऐसे अंदाजे पे बात नहीं कर रहे, हमने देखा कि दीनी इज्तिमा के अंदर रायवंड में ये वबा फैली। बिल्कुल। अब ये तो नहीं कोई कह सकता कि मस्जिद के अंदर ये वबा फैलेगी नहीं, या दीनी इज्तिमा में फैली, ईरान में फैली, इंडिया में फैली, तो हम ये देख रहे हैं इटली के अंदर, वेटिकन के अंदर ये वबा फैली, तो दीनी इज्तिमा के अंदर ये वबा फैल रही है। चले, अगर आप ये भी दलील दे दें कि जितने भी लोग वहाँ उस इज्तिमा में थे उनमें से किसी की, अल्लाह का शुक्र है, अगर आप ये कहें कि जी वो उनमें से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ, तो उन्होंने जितने लोगों को आगे ये वबा फैलाई, जितना दीगर मुआशरे का नुकसान हुआ, उसकी वजह से जितना लोगों को दुख और करना पड़ा, जिनके घर उजड़ गए, उन लोगों से क्या आप दीन के ऊपर क्या बात करेंगे, कौन सी दलाइल देंगे? मैं सिर्फ एक जुमला कहता चलूं, हमें इस बात पे थोड़ा सा यकीन ज़्यादा होता, अगर बस एक जुमला, हमें इस बात पे थोड़ा सा यकीन ज़्यादा होता अगर अब से पहले मसाजिद की जो SOPs थे वो ऑब्ज़र्व किए गए होते। हमने कम से कम सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें देखी, उसमें लाल मस्जिद की भी कुछ तस्वीरें चल रही हैं, दीगर भी, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आया कि वो SOPs ऑब्ज़र्व किए जा रहे हों। अभी भी वक्त है, क्योंकि आज रमज़ान शुरू हो रहा है, अब रमज़ान शुरू हुआ है, अभी भी वक्त है। उलमाए कराम को जो कंसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, जो रियायत हबीब साहब ने दुरुस्त फरमाया दी गई है, अगर आप उसको
पॉजिटिवली इन्फोर्स कर सकते हैं तो सबको दिखाएं कि हो रहा है, और अगर नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके बेगुनाह लोगों की जानों के साथ ना खेलें। एक देखिए साथ, ये हमारे जो उलमा है ना, बेसिकली ये तासुर कायम कर रहे हैं। मैं अदना शागिर्द हूँ उलमा का, मैं उनकी जूतियां सीधी करने वाला हूँ, लेकिन ये तासुर पैदा करना दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ चंद एक तबका है जो मसाजिद का मुहाफिज है। जी, मस्जिद का मुहाफिज तो मैं हूँ। जी बिल्कुल, मस्जिद का मुहाफिज तो आम आदमी है, हर मुसलमान है। ये हमने लाहौर में, हमारी तो तारीख है, ये मस्जिद शब्बर किस चीज की अलामत है? हमारी कटी हुई गर्दनें हैं इसकी बुनियादों में। तो लिहाजा एक बात तो समझ लें कि मस्जिद का मुहाफिज मैं हूं, आप हैं। दूसरी बात यह है कि आज एक आलिम है, अब मैं उनका नाम क्या लूं, उनकी तरफ से एक बयान चल रहा है कि मेरे बयान को मैनिपुलेट किया गया, और उसकी तौज़ीह करते हुए अपने आखिरी बयान में फरमाते हैं कि मैं तो घर में तरावी पढ़ूंगा, लेकिन पाकिस्तान उस यानी दुनिया में एक ऐसा मुल्क होगा जिसने एक मोहूम खतरे पे मसाजिद बंद नहीं की। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस इस्तदलाल पे कि आप तो घर में नमाज पढ़ेंगे, आपके लिए खतरा मोहूम नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। और बाकियों के लिए जो साइंस कह रही है कि खतरा है, खाना काबा की एग्जांपल ले लीजिए, ईरान इराक की एग्जांपल ले लीजिए, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि खतरा मोहूम है, और दुनिया और आपके लिए जो मोहूम खतरा, आप तो घर में तशरीफ रखेंगे और बाकियों के लिए आप रास्ते खोल रहे हैं। अब इस पे क्या कहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल अभी अगर एसओपीज फॉलो ना हुए तो फिर हुकूमत अपने फैसले से पीछे भी हट सकती है। 50 साल से ज़ायद की उम्र के अफराद को भी मसाजिद में जाने की इजाज़त नहीं है, साथ ही साथ बच्चों को भी मसाजिद में जाने की इजाज़त नहीं है। हुकूमत इस बात पर भी जोर दे रही है कि अपने घरों को ही इबादत गाह में तब्दील कर लें, अपने घरों पर ही इबादत करें। बहरहाल प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक नाजरीन। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज़म सुलेमान को तब्दील कर दिया गया है और अब जवाद रफ़ीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। हबीब साहब, इस तब्दीली के हवाले से कुछ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद सीएम पंजाब से बनी नहीं, और फिर कुछ तब्दीलियों का मामला भी, तबादलों का मामला भी आ रहा है। ये क्या वजह है? तब्दील करने की असल वजह है क्या? देखिए, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, मुख्तलिफ थ्योरीज आती रहीं जो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी। उनमें से एक थ्योरी है कि इनकी जो तब्दीली का ताल्लुक है वो दरअसल वो जो रिपोर्ट आई आटे और चीनी पे वो थी। एक ये बात चल रही है। दूसरी, कुछ लोगों ने उड़ाने की कोशिश की कि जनाब इनको दरअसल प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जा रहा है आज़म सुलेमान साहब को, और आज वो लग गए हैं सेक्रेटरी दाखिला, तो इंटीरियर के वो सेक्रेटरी लग गए हैं, तो लिहाजा वो बात भी गलत होगी। देखिए, मैंने इसको पूरा कुरेदने की कोशिश की। तो ये सीएम पंजाब से नाराजगी वाला मामला भी सीएम पंजाब, देखिए अगेन यहाँ पे सीएम पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान नाराजगी नहीं होती, सेटलमेंट्स होती हैं, और या सेटलमेंट्स नहीं होती। जब ये अरेंजमेंट हुई थी जिसके तहत आज़म सुलेमान साहब पंजाब में तशरीफ लाए थे चीफ सेक्रेटरी के तौर पे, तो उसमें इनको मैंडेट दिया था वजीर आज़म पाकिस्तान ने, और उनका ये इस्तेकाक है कि उनकी हुकूमत है पंजाब में, तो वो अपने चीफ सेक्रेटरी को मैंडेट दे के भेजे कि भाई आपने पॉलिटिकल लोगों को एट बे रखना है, दरवाजे से बाहर रखना है। ठीक है, वो उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जब कोरोना के मामलात आए और फिर सिचुएशन एकदम तब्दील हो गई, तो यहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई कि वज़ीर आला को भी कि जनाब ये अब अरेंजमेंट ज़्यादा नहीं चल सकती। सही। और फिर आज़म सुलेमान साहब एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, और उनका काम करने का अंदाज भी थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा। तो उस मुख्तलिफ अंदाज की वजह से भी सीएम पंजाब को थोड़ी सी शिकायत उनसे थी। तो वो शिकायत और कोरोना के बाद की सिचुएशन मिल के इन्होंने वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की कि जनाब फिर अब अरेंजमेंट यूं कर लेते हैं। और इसके पीछे एक पॉलिटिकल रीजन भी है कि वो ये है कि आपको पता है जहांगीर खान तरीन साहब के मामले के बाद कुछ जनूबी पंजाब में थोड़ा सा वज़ीर आज़म का ख्याल है कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो उनको संभालने का टास्क भी उस्मान बुज़दार साहब को दिया गया, तो वो भी संभालेंगे। लेकिन अब आप सोचें कि ये जो वक्त था, क्या ये काम करने का था? निहायत ही बुरा मौका उन्होंने तलाश किया। टाइमिंग उसकी ठीक नहीं। उसकी वजह यह है कि एक आदमी ने, चीफ सेक्रेटरी ने पूरे अब आपका कोरोना राइज पे है,
आपने लोगों को खुराक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपने जो करंटीना का बंदोबस्त करना है, आपने हॉस्पिटल्स की कुछ चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, कुछ चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, तो आप इन होती हवाई चीजों को बिल्कुल दरमियान में जाके आप जंग के दरमियान घोड़े बदल रहे हैं, तो फिर इस पे आपको क्या कहा जाए? रुबाब जाने ना दीजिएगा हबीब साहब को जब तक जवाद रफीक मलिक साहब के बारे में भी ना पूछ लें। हबीब साहब, नहीं, जवाद रफीक मलिक साहब देखिए, एक तो ये बात ज़हन में है कि जो 22वें ग्रेड तक ऑफिसर्स पहुंचते हैं ना, एक तो वो ठीक लोग होते हैं, हमारे गवर्नमेंट का हमें ये बात समझना चाहिए। जवाद रफीक मलिक साहब एक सीजन्ड ऑफिसर है और एक सीजन्ड जगह से आ रहे हैं और पंजाब में एक्सपीरियंस तो लिहाजा देखिए 22वें ग्रेड का ऑफिसर के बारे में आप ये तो कह सकते हैं कि ये बेहतर है या ये बहुत बेहतर है, लेकिन आप उन्हें बुरा नहीं कह सकते। ठीक है, बहरहाल जिस तरह से हबीब साहब बात करें कि टाइमिंग कितनी ख़राब थी इस फैसले को लेने की, साथ ही साथ इनका ताल्लुक जिन्हें तब्दील किया गया है नून लीग से भी था, तो आपको क्या लगता है? क्या माजरत अच्छे टर्म्स थे, अच्छे टर्म्स से माजरत उनके दौर में काम कर चुके हैं, स्लिप ऑफ टंग। तो आप इस सारी सूरत हाल में क्या देख रहे हैं, टाइमिंग कितनी ख़राब है गवर्नमेंट की? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लेट्स सेटल दिस पॉइंट कि तकरीबन जितने भी इस वक्त पंजाब के अंदर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग नून लीग के टाइम पीरियड के अंदर भी मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट ओहदों के ऊपर रह चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो सियासी हैं, जी, इसका ये मतलब नहीं कि वो सियासी हैं, वो करियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। जवाद रफीक मलिक साहब जो हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट्स के ऊपर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि सियासी हैं। देखिए, जवाद रफीक मलिक साहब को, नए चीफ सेक्रेटरी साहब को थोड़ा सा वक्त लगेगा चीज़ों को ब्यूरोक्रेटिकली नहीं, क्योंकि ये जो पिछले 6-8 हफ्ते हैं ये बड़े एटिपिकल हैं। ये पूरे 30-35 साल के करियर के अंदर इस तरह के लम्हे बड़े कम आते हैं किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए, तो कुछ तो उनको हमें स्पेस देनी पड़ेगी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पाइपलाइन के अंदर हैं, जो हो रही हैं, जो ख़ास तौर पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। लेकिन टाइमिंग की हबीब साहब ने बात की, तो मैं ये वाजे करता चलूँ कि ये बैड टाइमिंग तो इस हुकूमत का एक वतीरा है। अगर आपको पता कराना हो कि ये हुकूमत किसकी चल रही है, तो आप नाम बेशक ना बताएं, जरा वाकयात का इवेंट्स बता दें, टाइमिंग बता दें। अगर टाइमिंग खराब हुई तो पता होगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट। दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.